आज हम वायुभार या वायुदाब का अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमने वायुमंडल की संरचना और संगठन के बारे में हमने पढ़ा। वायुमंडल में विभिन्न भौतिक तत्व पाए जाते हैं, जैसे गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, जल वाष्प और धूल के कण। ये भौतिक तत्व हमारे वायुमंडल में हमेशा मौजूद रहते हैं। जल वाष्प और धूल के कणों की मात्रा थोड़ी बदलती रहती है, फिर भी ये जो तत्व हमारे वायुमंडल में मौजूद होते हैं, उपस्थित होते हैं, ये हमारे धरातल या सागर तल पर दबाव डालते हैं, जिसको हम वायुदाब का नाम देते हैं। और ये धरातल और सागर तल पर जो क्षेत्रफल की प्रति इकाई पर जो ऊपर स्थित वायुमंडल होता है, उसके द्वारा जो दबाव डाला जाता है, यानी एक क्षेत्र विशेष को हमने इकाई मान लिया, क्षेत्रफल की प्रति इकाई पर उसके ऊपर स्थित वायुमंडल की जो परतें होती हैं, उनका जो भार होता है, भार नीचे की ओर पड़ता है, धरातल या समुद्र की जो सतह होती है, उसको हम, उस भार को हम वायुदाब का नाम देते हैं। ये एक महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक होता है वायुदाब, जिसके कारण से विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं, भौगोलिक गतिविधियां होती हैं, उनमें इनका वायुदाब का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हवा का जो चलना होता है वो वायुदाब पर निर्भर करता है, क्योंकि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हमारे वायुमंडल में, हमारे धरातल पर हवाएं चलती हैं। जब हम वायुदाब को नापने की बात करते हैं तो सर्वप्रथम टोरिसिला नामक एक विद्वान था, जिन्होंने 1643 में वायुदाब को मापने का काम सर्वप्रथम किया। और वायुदाब को नापने की अगर हम बात करते हैं तो फोर्टीन और एंड्रॉइड का जो बैरोमीटर है, उसके माध्यम से हम वायुदाब को माप सकते हैं। इसको हम इंच, सेंटीमीटर और मिलीबार में मापते हैं। और जैसे जब हम ऊंचाई की बात करते हैं तो वायुमंडल में हम ऊंचाई की ओर जाते हैं तो वायुदाब घटता जाता है, और प्रति 100 फीट की अगर हम बात करते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं तो 1 इंच या 3.4 मिलीबार का जो वायुदाब होता है वो घटता जाता है। उसकी दर 600 फीट पर 3.4 मिलीबार की दर से कम होती जाती है, घटती जाती है। वायुदाब को हम मानचित्र पर अगर प्रदर्शित करते हैं तो उसको हम समदाब रेखा के द्वारा मानचित्र पर हम उसको प्रदर्शित करते हैं। तो हम वायुदाब की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर उसको प्रभावित करने वाले कारकों की अगर बात करते हैं तो वायुदाब को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से तापमान की अगर बात करते हैं, हम आर्द्रता की बात करते हैं, ऊंचाई की बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं, पृथ्वी की दैनिक गति की अगर हम बात करते हैं। तापमान और वायुदाब का सीधा संबंध होता है। तापमान की अगर हम बात करते हैं तो तापमान अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर वायुदाब हमें कम देखने को मिलता है। जैसे हम स्थान विशेष की अगर बात करते हैं, शीतकाल में टेम्परेचर कम हो जाता है, तापमान कम हो जाता है, तो वहाँ पर आपको उच्च वायुदाब की स्थिति देखने को मिलेगी। गर्मियों के दौरान हम देखते हैं कि अधिक तापमान होता है, तो वहाँ पर आपको कम वायुदाब की स्थिति देखने को मिलेगी। तो एक दूसरे के विपरीत यहाँ ये स्थिति तापमान और वायुदाब में पाई जाती है, यानी उल्टा संबंध इनमें होता है। अगर हम आर्द्रता की बात करते हैं तो वायु में जितनी अधिक जल वाष्प की मात्रा होगी, वहाँ आपको वायुदाब उतना ही कम मिलेगा, क्योंकि वो हवा हल्की होगी। तो इसके कारण से वायुदाब कम होता जाता है, कम वहाँ वायुदाब देखने को मिलेगा। और शुष्क वायुदाब की अगर बात करते हैं, शुष्क जो हवाएं होती हैं, शुष्क जो पवन होती हैं, वो चूंकि अधिक
वायुदाब लिए होती हैं और सागर तल और हम धरातल पर अगर वायुदाब की बात करते हैं तो सागर पर कम वायुदाब देखने को मिलेगा और धरातल पर अधिक वायुदाब देखने को मिलेगा, क्योंकि सागर के ऊपर नमी युक्त हवाएं होती हैं जो हल्की होती हैं, जबकि धरातल पर हमें जो वायुदाब होता है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऊंचाई की हमने बात की तो प्रति 600 फीट पर 3.4 मिलीबार की जो वायुदाब है वो कम होता जाता है। दैनिक गति की अगर हम बात करते हैं तो दैनिक गति के कारण हमारे पृथ्वी पर जो वायुदाब की पेटियां होती हैं उनका निर्माण होता है, वो हम आगे बात करेंगे। गुरुत्वाकर्षण की अगर बात करते हैं तो वायुदाब को मुख्य रूप से प्रभावित करता है पृथ्वी के केंद्र से हम जितना दूर जाएंगे उसके कारण से गुरुत्वाकर्षण में कमी आएगी और फलस्वरूप वहां पर वायुदाब की जो मात्रा होगी वो ज़्यादा पाई जाएगी या ज़्यादा देखने को हमें मिलेगी। तो ये 5 कुछ कारक थे जिसके कारण वायुदाब प्रभावित होता है। अब हम हमारे धरातल पर जो वायुदाब की जो पेटियां पाई जाती हैं अगर हम उनकी अगर बात करते हैं तो वायुदाब की पेटियां मुख्य रूप से 7 पेटियां होती हैं, जिनमें 3 जो पेटी होती हैं जो तापजन्य होती हैं और 4 जो पेटी होती हैं वो गतिजन्य होती हैं। यहाँ पर हम अगर ध्रुवीय, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुवीय की बात करते हैं, ध्रुव की बात करते हैं, ये दोनों ध्रुवीय क्षेत्र जहाँ पर पूरे साल भर तापमान कम मिलता है, कम पाया जाता है, तो यहाँ पर कम तापमान के कारण उच्च वायुदाब की स्थिति देखने को मिलेगी। हम भूमध्य रेखीय क्षेत्र की अगर बात करते हैं 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, इन दोनों के मध्य पूरे साल भर तापमान अधिक मिलता है, जिसके कारण से यहाँ निम्न वायुदाब की स्थिति होती है। तो ये 3 पेटियां ध्रुवीय दोनों और एक भूमध्य रेखीय, ये तापजन्य वायुदाब की पेटियां हैं। बाकी 4 जो पेटियां हैं ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर और उपोषण उच्च दाब दोनों, तो 4 पेटियां ये गतिजन्य हुई और 3 पेटियां ये तापजन्य वाली पेटियां होती हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं तो सबसे पहले हम विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि इसका जो क्षेत्र होता है वो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के मध्य यहाँ इसका जो क्षेत्र होता है, और ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर विषुवत रेखीय जो वन पेटी है वो पाई जाती है। पूरे क्षेत्र में वन पेटी और बाकी जो बचा है वहाँ पर समुद्री जल की स्थिति यहाँ देखने को मिलती है। पूरे साल भर उच्च तापमान होता है, फलस्वरूप यहाँ जो तापमान होता है उसके कारण से यहाँ निम्न वायुदाब की जो स्थिति है वो पाई जाती है, क्योंकि यहाँ सहवन के कारण जो हवाएं हैं वो ऊपर उठती हैं और ठंडी जो हवा है वो नीचे की ओर बैठती है और गर्म हवा वो ऊपर की ओर बैठती है। तो यहाँ पर क्षैतिज प्रवाह हवा का या पवन का नहीं होता है, जिसके कारण से ये शांत क्षेत्र होता है और इसी कारण इस क्षेत्र को हम डोलड्रम का क्षेत्र भी बोलते हैं। डोलड्रम की पेटी का नाम भी इस पेटी को देते हैं। उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी की अगर बात करते हैं तो 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ तक ये पेटी उच्च वायुदाब की पाई जाती है। सामान्यतः हम देखते हैं ये जो क्षेत्र है यहाँ पर भी पूरे साल भर आपको अधिक तापमान देखने को मिलता है। अधिक तापमान यहाँ साल के अधिकांश महीनों में यहाँ पाया जाता है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर निम्न वायुदाब की स्थिति होनी चाहिए, लेकिन ये स्थिति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहाँ से ऊपर उठने वाली जो हवाएं होती हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र से, वो हवाएं यहाँ उतरती हैं और ध्रुवीय क्षेत्र से जो चलने वाली जो हवाएं होती हैं वो यहाँ नीचे बैठने का प्रयास करती हैं। तो फलस्वरूप भारी होने के कारण यहाँ पर निम्न वायुदाब की स्थिति न होकर उच्च वायुदाब की स्थिति होती है। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की अगर बात करते हैं तो चूंकि यहाँ से ध्रुवीय जो उच्च वायुदाब की पेटी है और उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी है, यहाँ से जो गर्म हवाएं उतरती हैं
जिसके कारण से और घूर्णन गति के कारण से यहाँ पर निम्न वायुदाब की स्थिति देखने को मिलती है। गतिक जन्य वायुदाब की जो पेटी है वो इसको बोलते हैं। ध्रुवीय उच्च वायुदाब की अगर बात करते हैं तो चूंकि पूरे साल भर यहाँ पर तापमान निम्न होता है, जिसके कारण से यहाँ पर उच्च वायुदाब की स्थिति पाई जाती है। अगर हम अगले जो अध्याय होगा उसमें हम बात करेंगे, ये जो 7 पेटियां हैं इनके मध्य जो हवाएं चलती हैं हमारे धरातल पर वायुमंडल में जो स्थायी पवनें होती हैं, बड़े विस्तृत क्षेत्र पर ये हवाएं चलती हैं। जैसे हम व्यापारिक हवाओं की अगर बात करते हैं तो उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखा की ओर ये हवाएं चलती हैं। पछुआ हवाओं की अगर बात करते हैं तो ये उपोष्ण उच्च वायुदाब से ध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर ये हवाएं चलती हैं। ध्रुवीय जो हवाएं होती हैं वो ध्रुवीय से नीचे की ओर ये हवाएं चलती हैं। तो ये स्थायी हवाएं, स्थायी पवनें होती हैं जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार ये जो वायुदाब की जो पेटियां हैं ये निश्चित क्रम में हमारे धरातल पर पाई जाती हैं, लेकिन जब हम 21 मार्च और 23 सितंबर की बात करते हैं तो पूर्ण आदर्श की स्थिति इन अक्षांशों के मध्य वायुदाब की जो पेटियां हैं उनकी होती है। लेकिन हम अगर ग्रीष्म काल और शीतकाल की अगर बात करते हैं, सूरज के उत्तरायण और दक्षिणायन की अगर बात करते हैं तो ये पेटियां 5 डिग्री उत्तर की ओर ग्रीष्म काल में और शीतकाल में 5 डिग्री दक्षिण की ओर खिसक जाती है। ग्रीष्म काल में अगर सूरज की स्थिति, क्योंकि सूरज की स्थिति उत्तरायण होती है, तो यहां पर ये जो पेटियां होती हैं वो 5 डिग्री उत्तर की ओर खिसक जाती हैं। जबकि सूर्य दक्षिणायन होता है तो यहां पर 5 डिग्री दक्षिण में ये पेटियां नीचे की ओर खिसक जाती हैं। तो ये बदलाव हमें तापमान के कारण सूरज की जो स्थिति है उत्तरायण और दक्षिणायन, उसकी वजह से इन पेटियों में खिसकाव होता है। अगर हम समदाब रेखाओं की बात करते हैं, हमने समदाब रेखाओं की पहले भी बात की है कि हम वायुदाब की जो स्थिति है, जो बराबर जो वायुदाब होता है उनके मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उनको हम समदाब रेखाएं बोलते हैं। और इनको हम मानचित्र में समदाब रेखाओं के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। तो हम जनवरी और जुलाई माह की जो समदाब रेखाएं हैं हमारे विश्व के धरातल पर जो स्थिति पाई जाती है वायुदाब की, अगर उसकी बात करते हैं तो क्योंकि उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में स्थल और जल की जो भिन्नता पाई जाती है, दक्षिण गोलार्ध में जल की अधिकता पाई जाती है, स्थल कम होता है। जबकि हम उत्तर की ओर देखते हैं, उत्तर गोलार्ध में देखते हैं तो वहां स्थल की अधिकता हमें देखने को मिलती है। तो जिस कारण से दक्षिणी गोलार्ध में समदाब की जो रेखाएं होती हैं एक सरल रेखा में और समानांतर पाई जाती है। अगर यहां हम मानचित्र के माध्यम से इनको समझने का प्रयास करें तो यहां पर समताप रेखाएं लगभग समानांतर दक्षिणी गोलार्ध में हमें देखने को मिलेगी। केवल दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का जो भाग है वहां पर समताप रेखाएं कुछ विकृत रूप में देखने को मिलती है, क्योंकि वो स्थलीय भाग है जिसके कारण से समताप रेखाएं सीधी न होकर थोड़ी विकृत हो जाती है। और हम उत्तरी गोलार्ध की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर समताप रेखाओं में आपको विकृति देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर स्थल और जल की जो मौजूदगी है वो असमान होती है, जिसके कारण से यहाँ समताप रेखाएं विकृत रूप से देखने को मिलती है। उत्तरी गोलार्ध में उच्च वायुदाब की अगर हम बात करते हैं तो मध्य एशिया में 1032 मिलीबार, यूएसए, उत्तरी कनाडा
और पश्चिमी सहारा में अगर हम वायुदाब की बात करते हैं तो 1020 मिलीबार वायुदाब हमें देखने को मिलता है। और इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात करते हैं तो उच्च वायुदाब की जो स्थिति है दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी हिंद महासागर में वो लगभग 1020 मिलीबार वायुदाब यहाँ पाया जाता है। पश्चिमी प्रशांत महासागर की अगर बात करते हैं तो लगभग 1014 मिलीबार वायुदाब यहाँ पाया जाता है। अभी हम दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे थे तो हम न्यून वायुदाब की स्थिति अगर देखते हैं तो आइसलैंड में 996 मिलीबार और एल्यूसियन द्वीप वहां पर 1002 वायुदाब देखने को मिलता है। जुलाई माह की अगर हम समदाब रेखाओं की अगर बात करते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांशों के समानांतर ये समदाब रेखाएं पाई जाती हैं, जबकि उत्तर में विकर्ण गोलाकार रूप में समदाब रेखाएं पाई जाती हैं, क्योंकि स्थल और जल की मौजूदगी के कारण यहां विकर्ण रूप से समदाब रेखाएं देखने को मिलती हैं। तो उत्तर में न्यून वायुदाब की अगर बात करते हैं तो दक्षिणी मध्य एशिया में हमें देखने को मिलता है लगभग 1002 मिलीबार, और दक्षिणी गोलार्ध में अगर न्यून अधिकतम वायुदाब की बात करते हैं तो हिंद महासागर और प्रशांत और अटलांटिक महासागर में लगभग 1006 मिलीबार का वायुदाब यहाँ पाया जाता है। ये हम जुलाई माह के समदाब रेखाओं की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार वायुदाब की जो स्थिति है वो बदलती रहती है। शीतकाल में और ग्रीष्मकाल में एक महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक होता है वायुदाब, जिसके कारण से हमारे धरातल पर वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की जो हवाएं होती हैं, जिनमें हम स्थायी हवा और स्थानीय हवाओं को शामिल करते हैं, वो हवाएं इनके कारण से चलती हैं। इसके बारे में हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।